हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें ड्राइव करना है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, देखिए एक डाइपोल ले लीजिए जिस पर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज, और इधर चार्ज होता है पॉजिटिव। इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए पी। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली निकालना है। तो मैंने आपको बताया भी होगा कि जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर कोई चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है मान लो, इससे आर दूरी पर अगर हमने पॉइंट ले लिया पी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, और एक होगा नेगेटिव चार्ज जिसकी वजह से आर दूरी पर जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, उसी की ओर होंगी। बस इतने कंसेप्ट को याद रखना है इनमें। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो याद रखनी है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इन तीन चीज़ों का यूज़ करना है यहाँ पर कंसेप्ट का। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर बेसिकली यूज़ करना है। देखेंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इस बताओ, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ये मान लो ये E2 है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है, वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ये हो गया E1। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस 2L थी पूरी, तो ये लेंथ L हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पूरी 2L होती है। क्लियर है, कितनी होती है, 2L। ठीक, अब बताओ ये L है, ये R है, तो ये वाली दूरी कितनी हुई, ये L है, ये R है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ये L है, ये R है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज से P तक की दूरी और पॉजिटिव चार्ज से P तक की दूरी दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा E1 और E2 की जो वैल्यू आएगी वो भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगी। क्या आएगी, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन इसकी जो डिस्टेंस है अंडर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा फॉर्मूला, देखो E1 बराबर E2 बराबर E इक्वल टू के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। के मतलब 1/4πε0 को लिख दिया है। ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया बच्चों। ये भी ई हो गया और देखो ये भी ई हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे दो कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है, देखो ये इस वाली साइड के सामने वाला एंगल, और देखो ये वाली साइड, एक ट्राइंगल है, अगर दो साइड सेम है एक ट्राइंगल में तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी तो बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, ये थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा, और देखो ये थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर ई साइन थीटा। ऐसे ही बेटा इस E2 के इस वाले के कंपोनेंट अगर मैं चेक करूँ, देखो इस वाले की अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्या हो जाएगा वो ई साइन थीटा। ठीक है, और याद रखना इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। कई बच्चों को कंपोनेंट करने में दिक्कत आती है, याद रखो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और यहाँ से ये एंगल पे कितने पे था, थीटा पे। तो देखो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, जो थीटा वाले के साथ आता है वो कॉस में जाता है, और दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे आता है। 90 डिग्री या तो नीचे होगा या ऊपर। ऊपर हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमेशा जो दूसरा कंपोनेंट ले आता है वो इस प्रकार से लेंगे कि जो पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं उसके बीच में नेट रिजल्टेंट आना चाहिए। इसलिए ये हमेशा ई साइन थीटा जो लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, इसके परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर आएगा हमेशा पर कंपोनेंट जो करेंगे, लेकिन वो इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में है, दोनों कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसे होता है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती और ये जो थीटा होता है वो इधर से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना इसको हम कॉस में लेते और दूसरा कंपोनेंट हम साइन में लेते। ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कंपोनेंट भी बता दिए कैसे लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ, इसमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पी पर, बताओ कितना होगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर? वो हो जाएगा सर कितना, 2E कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? 2E कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, ये E कॉस थीटा प्लस दूसरा कंपोनेंट भी इधर ही लग रहा है, देखो E कॉस थीटा लग रहा है और E कॉस थीटा, दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या हो गया 2E कॉस थीटा हो गया, थोड़ा पास लिख ले रहा हूँ इसको, E कॉस थीटा, दोनों ही कंपोनेंट 2E कॉस थीटा हो गए। अब देखो 2 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है, ये देखी है क्या थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इस वाले ट्राइंगल से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल था, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल से देख लो, इस वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल, हाइपोटेनियस कितनी है अंडर के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो है ये आ जाएगा बच्चों 2KQ, ठीक है, इंटू एल, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KQ इंटू 2L। क्या लिख सकता हूँ बेटा, KQ इंटू 2L लिख सकता हूँ, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। बेटा एक्चुअली क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है √2 को बोलते हैं 1/2, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1/1 प्लस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 कितना हुआ 3/2, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एट पॉइंट पी पर। ठीक, तो ये बताओ KQ इंटू 2L को क्या लिख सकता हूँ मैं, P लिख देना, सिंस डायपोल मोमेंट होता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है बेटा, अपॉन ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, इफ़ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन आप क्या कर सकते हो, L कैन बी नेग्लेक्टेड, L कैन बी नेग्लेक्टेड कर सकते हो, L को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर, क्या हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से तो 2 कट गया, तो ये हो जाएगा KP अपॉन के आर की हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। के की वैल्यू रख चाहो तो डाल दो, देखो बेटा P/4πε0 इंटू आर क्यू, ये तो निकला मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो देखो ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये बताओ डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, कोई बताएगा? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी देखो इधर, ये होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर है, वो इधर है, देखो यही तो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो एट पॉइंट P पर। क्यों? क्योंकि देखो 2E cos थीटा की डायरेक्शन देख रहे हो, उधर ही है, देखो इधर ही है दोनों की डायरेक्शन, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब अपोजिट होगी, अपोजिट होगी तो देखो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, वेक्टर P अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यू, ये आ जाता है, ये ध्यान। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म आती है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करा रहा है कि बताइए, ओरिएंटेशन दिखाइए किसी डायपोल का, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओरिएंटेशन दिखाना है आपको, खाली ग्राफ वो फिगर के थ्रू समझाना है। ओरिएंटेशन बी पार्ट देख लेते हैं। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो आप, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा डायपोल, जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, मतलब ये डायरेक्शन हो, देखो उधर। ठीक है, डायपोल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा आप मुझे बताओ, जब तुम्हारा जो डायपोल है, देखो ये जो डायपोल था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल मोमेंट है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होगी, तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, ये मैंने कई बार बताया भी है, क्योंकि -P cos थीटा फॉर्मूला होता है, इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखनी है आपको, ये कैसी होती है, मिनिमम होती है। हर सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी, ध्यान रखना। लेकिन मैंने ये बता दिया है, बस तुम्हें तो ओरिएंटेशन दिखाना है, खाली ये दिखाना है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फिगर बना करके।
ठीक है, याद रखना कि यूनिफॉर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होगा जब कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बी पार्ट अगर मैं इसका सेकेंडली देखूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तो आप क्या देखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई भी एक डाइपोल रखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन डाइपोल इस प्रकार से रखा हुआ हो, देखो कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है, माइनस के पी इंटू ई कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री रख दोगे तो देखोगे माइनस के पी इंटू ई कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस पी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी, मैक्सिमम। जब भी किसी की एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो कोई भी वो सिस्टम अपनी मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, हमेशा किस स्टेट में रहना चाहेगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, कैसी होगी, अनस्टेबल। वो अनस्टेबल है, वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम है सिस्टम की, तो वो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है, ना कि मैक्सिमम स्टेट में। इसलिए ये वो जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या आ गई, अनस्टेबल की आ गई। लेकिन आपको ओरिएंटेशन में खाली इतना ही दिखाना है, केवल इतना ही आपको दिखाना है। ये चीज़ तो मैंने अपनी तरफ से समझाई है, ये चीज़ अपनी तरफ से समझाई है, केवल ओरिएंटेशंस में आपको इतना ही शो करना पड़ेगा कि खाली इसका ओरिएंटेशन शो करके दिखाइए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो आपको इस प्रकार से फिगर बना के समझा देना है, ठीक है। थैंक यू।